नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने सिविल टेक्स सॉल्यूशन। मैं आपका वसी सर, फैकल्टी फॉर इंग्लिश, जिसमें मैं आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल का सेकंड पार्ट आई विल टीच यू। आई विल गिव यू द डिटेल्स, क्योंकि आपको एक चीज़ बिल्कुल फैक्ट मालूम होना चाहिए कि कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल में जो आपका पार्ट आएगा वो आपका रिटन होगा। एवरीथिंग विल बी रिटन देयर, ओके। और सेकंड थिंग इज दैट कि आपको किसी भी मतलब अगर आप तैयारी में हैं और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट सिलेबस यू आर नॉट अबाउट टू टैकल द क्वेश्चन एंड यू आर नॉट अबाउट टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट यू मस्ट नो द सिलेबस। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आपके सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि हमें क्या पढ़ना और क्या, मतलब हमें पढ़ना क्या, ये चीज़ एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए। जैसा कि लिखा है डिटेल कंटेंट्स, कि हमारे क्या कंटेंट्स हैं, कौन कौन से कंटेंट्स को हमें पढ़ना है अपनी राइटिंग में, कौन कौन सी चीज़ें हमें लिखनी है, किस पे हमें डिटेल स्टडी हमें होनी चाहिए। जैसा कि हमारा फंक्शनल ग्रामर में प्रेपोजिशन वी विल स्टडी, आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑन द प्रेपोजिशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं आपका वसी सर पिछले 15-20 साल से आप इस प्रोफेशन में हूँ। मैं इसको लाइन नहीं कह सकता क्योंकि ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन हमारा टीचिंग प्रोफेशन है। Last 18-20 years से I have been training most of the student. Lots of the student are getting, still they are getting my training. मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे स्टूडेंट और मैं आपका टीचर के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। तो प्रेपोजिशन हमारा फंक्शनल ग्रामर का पहला सिलेबस में आ गया। फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है इसके बारे में आई विल गिव यू द डिटेल्स। देन कंजंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, टेंस स्टडी करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वन थिंग इज दैट कि ग्रामर में दो चीज अगर आपको आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप एवरीथिंग यू कैन टैकल इजिली, ठीक है ना। वन थिंग इज दैट कि आपको टेंस की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना। टेंस यानी वर्ब होता है और वर्ब यानी टेंस होता है। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो प्रेपोजिशन। अब आप देखिए एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यों हमारे फंक्शनल ग्रामर में प्रेपोजिशन और टेंस को रखा गया है। इसका बेसिक रीजन ये है कि अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है, अगर आपको वर्ब की जानकारी नहीं कि उसको अप्लाई कहाँ करेंगे, कौन सा वर्ब कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सा टेंस कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश की बिल्कुल जानकारी नहीं है। उसके बाद प्रेपोजिशन इज द बैकबोन, टेंस इज द बैकबोन, ये हमारा दोनों बैकबोन हमारे ग्रामर का होता है। फिर हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन में है कि इसको अगर हम क्वेश्चन टैग कहा जाए या कैसे क्वेश्चन करना, स्टेटमेंट को कैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना, आई विल गिव यू द डिटेल्स। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ तो आप मेरे से बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद कंजंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी मैं आई विल गिव यू द डिटेल्स कि कौन सा कंजंक्शन क्लॉज पढ़ाऊंगा। क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास, वट एवर द क्लास विल बी द नेक्स्ट, ओके। उसके बाद हमारे रीडिंग सेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो अनसीन पैसेज। भाई अनसीन पैसेज आपको पता है कि अनसीन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमारे वोकैब्स का बहुत बड़ा रोल होता है, सिनोनिम्स का रोल होता है, एंटोनिम्स का रोल होता है, वन वर्ड इडियम्स का रोल होता है, फ्रेजल वर्ब का रोल होता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे दिया है सफिक्स प्रीफिक्स होना चाहिए। लैटिन वर्ड में सफिक्स प्रीफिक्स क्या है इसके बारे में आई विल गिव यू द डिटेल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में विल डिस्कस। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इंग्लिश तभी अच्छी मानी जा सकती है जब आपका कमांड वोकैबुलरी पे हो। वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होता। वोकैबुलरी का मतलब यहाँ पर हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी होता है, इडियम से भी होता है, और उसका सिलेबल क्या है, उसका सफिक्स क्या है, उसका प्रीफिक्स क्या है, उसका मार्फिम क्या है, वर्ड कैसे स्ट्रक्चर बनता है, वर्ड को कैसे बनाया जाता है, उसका क्या मार्फिम होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, डोंट वरी एट ऑल। आई एम हियर, आई एम कंप्लीट एंड I will be here for you for the details of your syllabus. Then राइटिंग स्किल हुआ। भाई देखिए राइटिंग स्किल आपकी तभी हो सकती है, राइटिंग स्किल पे कमांड तभी हो सकता है जब आपके पास, फिर मैं कह रहा हूं जब आपके पास यू हैव द वर्ड पावर, यू हैव द सिनोनिम्स एंटोनिम्स पावर, यू हैव द वन वर्ड सॉल्यूशन, दीज ऑल आर देयर इन योर माइंड। यू शुड बी द डेली रीडर, आपको डेली रीडर बनना पड़ेगा वोकैब का। देन यू कैन हैव द कमांड ऑन इंग्लिश। भाई सीधी सी बात है, खाली ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, उसको करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद अब राइटिंग स्किल में क्या है कि जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, भाई जाहिर सी बात है हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे बिजनेस लेटर लिखा जाता है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फ्लोटिंग क्वेश्चंस, प्लेसिंग ऑर्डर्स, कंप्लेंट लेटर्स,
भाई लेटर कंप्लेन, आपको जो कंप्लेन लेटर है कि मान लिया आपके गांव में क्या हो रहा है, आपके कस्बे में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन जो हो जा रहा है उसकी कंप्लेन आप कर सकते हो, या बहुत पाथ होल्स हैं आपके मोहल्ले में और लोग कई सारे ऐसे अनयूजुअल एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से मतलब कि देयर आर फियरेंस अमंग द टाउन और द विलेज और द प्लेस वेयर यू आर रिसाइडिंग, यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है ना। उसके बाद ऑफिशियल लेटर यहाँ पे हो गया, तो ये ऑफिशियल लेटर का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बिजनेस लेटर का तरीका आपको बताऊंगा, कंप्लेंट लेटर का तरीका बताऊंगा, ये सारी चीजें वी विल स्टडी डिटेल इन आवर क्लास, ठीक है ना। तो दोस्तों क्लास को सबकी डिटेल लेने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर का जो बेस है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रामर के बेस में हम आपको, आई प्रॉमिस यू, मैं आपका वसी सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि प्रेपोजिशन, एक बार अगर आप मेरी क्लास को ले लेंगे प्रेपोजिशन की, तो आपके अंदर बनने वाले जो भी डाउट्स है प्रेपोजिशन से रिलेटेड सब खत्म हो जाएंगे। टुडे आई प्रॉमिस यू, पहले मेरी क्लास को ले लीजिए अच्छे से, कंटिन्यू क्लास हमारी देखिए, आपको सेटिस्फेक्शन होगा, मैं आपको श्योर करता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं क्लास को। तो सबसे पहले क्या है कि वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेपोजिशन, वी आर गोइंग टू व्हाट, प्रेपोजिशन। चलिए प्रेपोजिशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो दिस इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे जो हमारा जो साउंड है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़ा क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से बोलते हैं प्रीपोजिशन, दिस इज रॉन्ग टू स्पीक, नो डोंट स्पीक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज नथिंग ऑफ प्रोनाउंसिएट वर्ड, ओके। ये कोई सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, अगर आप वाकई में सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो यू विल गिव द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द लिसनर। जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनके सामने पर अच्छी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप प्रेपोजिशन बोलिए, इसको प्रीपोजिशन ना बोलिए, इट शुड बी प्रेपोजिशन। क्या है, इट शुड बी द प्रेपोजिशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, इसके क्या टाइप्स है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसको हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो द थ्री सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, फिर मैं बता दे रहा हूं कि आपका ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा, आपका ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिखना पड़ेगा तो डेफिनेशन भी आप पूछ सकता है, इसके टाइप्स भी प्रेपोजिशन के पूछ सकता है, और इसकी एप्लीकेशन यानी इसको हाउ टू अप्लाई ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन। बहुत आसान है, तो लिखा है यहाँ पे कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन एक शब्द है, आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। प्रेपोजिशन एक शब्द है या शब्दों का समूह है। अब क्या करता है, दैट टेल्स द पोजीशन एंड मेक्स द रिलेशन ऑफ noun or pronoun with other noun or pronoun in the sentence। क्लियर कि प्रेपोजिशन एक वर्ड है। अब एक वर्ड का क्या मतलब हुआ कि ऑन क्या हो गया, इट इज अ काइंड ऑफ प्रेपोजिशन, दिस इज अ वर्ड, ठीक है, दिस इज नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड। उसी तरह से इन क्या है, दिस इज अ वर्ड, दिस इज नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड। उसी तरह से ऐड की बात अगर हम करते हैं, ओवर की बात करते हैं, अगर हमें इन की बात करते हैं, बाई की बात करते हैं, एटसेट्रा ले दिया जाए, बहुत लेंदी मुझे ले जाने का कोई मतलब नहीं, यहां पर सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड,
तो बच्चों ये सारे क्या हैं, ये वर्ड हैं, ये मैंने दोबारा लिख दिया तो मैं हटा देता हूं। यहां हो जाएगा ओवर हो सकता है, फिर यहाँ पे फ्रॉम भी हो सकता है, कोई भी प्रेपोजिशन हो सकता है। अभी मैं आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ ऑल। तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, दिस इज अ सिंगल वर्ड, इट कैन बी द सिंगल वर्ड। प्रेपोजिशन एक शब्द भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड या शब्दों का समूह भी हो सकता है। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब हुआ? अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में कहा जाए तो अपॉन क्या है, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, इनटू क्या है, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, विद इन क्या है, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। उसी तरह से आप देखेंगे इन ल्यू ऑफ, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। उसी तरह से इन फ्रंट ऑफ, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। उसी तरह से विथ अ व्यू टू, दिस इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये सब हमारे विथ अ व्यू टू, दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो टू थिंग्स आर वेरी क्लियर हेयर। वो क्या है कि प्रेपोजिशन एक शब्द है, ऑन इज अ सिंगल वर्ड, एक शब्द है, इन इज अ सिंगल वर्ड, एक शब्द है, और प्रेपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है। तो शब्दों के समूह, यानी जब दो प्रेपोजिशन आपस में एक साथ मिलके बनेंगे तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। इनटू इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, विद इन इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। इन लिeu ऑफ में अगर देखा जाए तो इन इज द प्रेपोजिशन, ऑफ इज द प्रेपोजिशन, एंड लिeu इज द काइंड ऑफ नाउन। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन विथ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाएगा। फिर से सुने, प्रेपोजिशन सिंगल वर्ड भी हो सकता है और प्रेपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ये दो अलग अलग प्रेपोजिशन से मिलके भी बन सकता है, या ऐसे शब्दों के समूह से भी बन सकता है जिसमें एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा प्रेपोजिशन होगा, और दूसरा जो होगा वो हमारा पार्ट, अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे अगर हम फ्रंट के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट एडवर्ब हो गया, और इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि प्रेपोजिशन एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, प्रेपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। तो सिंगल वर्ड तो कोई भी यहां हो सकता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड में दो अलग अलग प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, या यहां पर दो प्रेपोजिशन या एक प्रेपोजिशन भी हो सकता है, दूसरा अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है। जैसे आपने यहां देखा कि विद इज द प्रेपोजिशन, टू इज द प्रेपोजिशन, ए इज द आर्टिकल, एंड व्यू इज व्हाट, दिस इज द नाउन। तो ये हमारा एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए ठीक है ना? अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कि अब ये पूरा हमारा हो गया कि व्हाट इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है। अब इसके बाद बताते हैं कि इसका क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्या रोल है? तो मैंने कहा यहां पे कि प्रेपोजिशन क्या करता है, टेल्स द पोजीशन। पहले ये क्लियर कर दूं कि प्रेपोजिशन अगर पोजीशन को बताता है तो किसकी पोजीशन को, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। ठीक है ना? अब कैसे? जैसे आपने देखा कि a lion was standing under a dense tree। ठीक है? यहां पे आप देखेंगे, अब यहां पे देखिए क्या है, lion is a kind of noun, this is a noun, ओके। और यहां पे a dense tree is a compound noun। compound noun का क्या मतलब हुआ, group of words that make the compound word। तो ये compound noun हो गया। लेकिन इसके पहले अंडर क्या हो गया, ये preposition हो गया। बच्चों अगर यहां से अंडर को हटा दिया जाए, दोस्तों अगर यहां से अंडर को हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से ये सेंटेंस फ्राइवलस, बेतुका हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं रहा। इसका सेंस देखिए क्या निकल रहा है कि अ लॉयन वाज स्टैंडिंग अंडर अ डेंस ट्री। एक लॉयन जो था एक घने पेड़ के नीचे खड़ा था। अब लॉयन की पोजीशन को कौन बता रहा है, ये प्रेपोजिशन बता रहा है। लाइन कतई अपनी पोजीशन नहीं बता रहा है, ना तो ट्री पोजीशन बता रहा है ना लाइन पोजीशन बता रहा है। लाइन की पोजीशन को सिंगल एक वर्ड है, सिंगल एक वर्ड है प्रेपोजिशन। अगर आप प्रेपोजिशन को देख रहे हैं तो अंडर एक प्रेपोजिशन है, यही अंडर एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो इस लाइन की पोजीशन को इस डेंस ट्री के साथ बता रहा है। क्लियर?
अब यहीं पे अगर हम एक काम करते हैं कि इस हम अंडर को यहां से हटा दें, तो दोस्तों इसका अजीब सा सेंस आ जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा। जैसे आपने देखा अ लायन वाज स्टैंडिंग अ डेंस ट्री, यानी एक शेर खड़ा था एक डेंस ट्री। ये तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, इसका कोई सेंस नहीं है भाई। लायन कोई ट्री तो हो नहीं सकता। ऐसा थोड़ा है कि एक लायन जो था वो खड़ा था एक घना पेड़, ऐसा तो रॉन्ग हो गया ना, कोई सेंस नहीं है ना। इसके सेंस को पाने के लिए यू मस्ट हैव पुट हियर द प्रेपोजिशन, तो यहां अंडर यूज किया। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि अंडर ही प्रेपोजिशन आएगा, पोजीशन को चेंज कर दीजिए। अगर हम अंडर यहां आया तो अंडर तो नीचे, वो पेड़ के नीचे की बात करता है। जैसे मान लिया ये घना पेड़ है, ठीक है ना बच्चों, ये घना पेड़ है, सपोज दैट दिस इज द डेंस ट्री, ये घना पेड़ है। अब ये सपोज दैट ये लाइन है जो यहां पे है, तो इस पेड़ के नीचे तो ये अंडर हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अंडर ही प्रीपोजिशन यहां आएगा, कोई दूसरा भी प्रीपोजिशन यहां आ सकता है। जैसे मान लिया हमने यहां से अंडर को हटा दिया, तो जब हम यहां अंडर को हटा दिए तो नियर कर दिया, तो नियर क्या है, नियर भी एक प्रीपोजिशन हो गया। अब वो कहेगा पेड़ के आसपास है, कहीं नजदीक पेड़ के पास है, ठीक है ना। अब अगर आप नियर को हटा के अगर आप यहां कहेंगे बाई है, तो बाई का भी मतलब होता है नजदीक, वहां बाई भी आ सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम यहां बिसाइड कर दिए, तो बिसाइड का मतलब हुआ कि या तो इस साइड में होगा या तो इस साइड में होगा, अगल बगल की बात करेगा तो वो बिसाइड प्रेपोजिशन हो जाएगा। एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी नाउन की पोजीशन को दूसरे नाउन के साथ या किसी नाउन की पोजीशन को दूसरे प्रोनाउन के साथ बताता है, ठीक है ना। तो ना तो नाउन अपनी पोजीशन बताता है, ना प्रोनाउन अपनी पोजीशन बताता है। अगर आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आपको प्रेपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्रेपोजिशन को हटा देंगे तो पोजीशन चेंज हो गई। चलिए मैं एक फिजिकल प्रैक्टिकल बताता हूं। जैसे ये हमारा मार्कर है, तो ये हाथ पर है तो ये ऑन हो गया, लेकिन इसको कवर कर देंगे तो ये इन हो जाएगा। अभी ऑन है तो ना ये इसने पोजीशन को चेंज किया ना इसने पोजीशन को चेंज किया, लेकिन प्रेपोजिशन को चेंज, जैसे अभी ऑन है तो ये प्रीपोजिशन ऑन लगा, लेकिन इन कर दिया तो अब ये इस तरह से हो गया, इसकी पोजीशन इस तरह से हो गई। फिर इसको ऐसे उठा के इसके नीचे कर दिया तो ये अंडर हो गया, ये सामने कर दिया तो इन फ्रंट हो गया, इधर कर दिया तो क्या हो गया, बिसाइड हो गया, पीछे कर दिया तो बिहाइंड या आफ्टर हो गया, उसी तरह से इसके ऊपर कर दिया तो ओवर हो गया। तो आपने यहां पे एक प्रैक्टिकल देखा होगा कि प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी नाउन की पोजीशन को दूसरे नाउन के साथ बताता है। क्लियर हो गया होगा, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं कि प्रेपोजिशन ही पोजीशन को चेंज करता है, नाउन बिल्कुल नहीं चेंज करता है, प्रोनाउन बिल्कुल नहीं चेंज करता है। प्रेपोजिशन को चेंज करते ही हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, वो क्या है, जैसा कि प्रेपोजिशन टेल्स द पोजीशन, प्रेपोजिशन क्या करता है, पोजीशन को बताता है, द पोजीशन। अच्छा, अब फिर दूसरा लिखा है कि प्रेपोजिशन क्या करता है, प्रेपोजिशन मेक्स द रिलेशन, इसके रिलेशन की भी बात करता है। दो काम प्रेपोजिशन करता है, एक तो नाउन की पोजीशन, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताएगा, और दूसरा नाउन या प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को भी डेवलप करेगा। देखिए कंजंक्शन जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, लेकिन प्रेपोजिशन रिलेशन को डेवलप करता है, उसके रिलेशन को बढ़ाता है। जैसे लिखा है यहां पे कि एक सवाल यहां लिखा है कि आई सा अ कैट सिटिंग ऑन माई बेड, ठीक है ना। अब यहां पे देखा कि कैट का रिलेशन बेड के साथ और कैट का पोजीशन बेड के साथ ऑन बना रहा है। रिलेशन का क्या मतलब हुआ, रिलेशन का मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यानी कैट किसको टच कर रहा है, बेड को टच कर रहा है, बेड किसको टच कर रहा है, कैट को टच कर रहा है। अगर यही ऑन को हटा दिया जाए तो दो चीजें खत्म हो जाएंगी, ना तो कैट की पोजीशन पता चलेगी, ना कैट का रिलेशन बेड के साथ पता चलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है शी लिव्स, वह रहती है विथ हर फादर, अपने पिता के साथ। अब आप बच्चों यहां देखिए कि यहां पे सी का जो रिलेशन डेवलप हो रहा है उसके पिता के साथ, वो किस बात का है, रहने का हो रहा है।
कि वह अपने पिता के साथ रहती है, वह अपने पिता के पास रहती है, वह अपने पिता के करीब रहती है, वो अपने पिता के बगल में रहती है। मतलब अगर आपने प्रीपोजिशन को चेंज किया तो निश्चित रूप से पोजीशन भी चेंज हुआ और रिलेशन भी अलग अलग हो गया। जैसे लिखा सी लिव्स विथ हर फादर, तो विथ एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो शी और उसके फादर के बीच के रिलेशन को डेवलप करता है। और दूसरा सी की पोजीशन है कहां, पिता के पास है कि पिता से दूर है कि पिता के नजदीक है कि पिता के करीब है। इन सारी चीजों को कौन आइडेंटिफाई करेगा, What is the particular word of part of speech that will tell about the position। तो सीधी बात आ गई, वो कौन सा हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। यानी प्रीपोजिशन हम इसलिए पढ़ते हैं कि नाउन की पोजीशन को प्रोनाउन के साथ मालूम हो जाए या नाउन की पोजीशन को नाउन के साथ मालूम हो जाए। ठीक है ना, मुझे लगा ये क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आगे हम आपको बताते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। वो क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, वो क्या है। चलिए देखिए, बात हमारी प्रीपोजिशन पे चल रही है। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं आपका वसी सर आपको प्रीपोजिशन की क्लास दे रहा हूं, ग्रामर की पूरी आपको क्लास दूंगा, आपको राइटिंग की क्लास दूंगा, आपको हाउ टू टैकल आपका लेटर कैसे लिखा जाए इसका तरीका हम लोग सीखेंगे, कैसे पैसेज करना है इसका तरीका हम आपको बताएंगे, और ग्रामर का पूरा फंक्शनल जो हमारा ग्रामर है, जैसे प्रीपोजिशन आज हमारा पहला लेक्चर है तो प्रीपोजिशन में बता रहा हूं, आपका जो सेकंड टर्म का है पूरा मैं आपको बता रहा हूं, प्रीपोजिशन बता दूंगा, इसमें टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे टेंस को पहचानते हैं, कैसे टेंस को लिखते हैं, इसके बारे में बता देंगे कि कौन सा टेंस कहां यूज किया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्वेश्चंस कैसे सेंटेंस में बनाया जाए ये भी हम लोग पढ़ लेंगे, और कंजंक्शन यहां पढ़ लेंगे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहां पे तो सबसे मेन चीज आपको पढ़ा दी जा रही है, टेंस पढ़ा दिया जा रहा है जो वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बता देगा कि वर्ब कहां कहां यूज होगा। ठीक है ना, कौन सा वर्ब होता है, कितने वर्ब होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंजंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपका सवाल कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कैसे किया जाता है, किसी सेंटेंस को कैसे इंटरोगेटिव बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा जाता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है ना, बहरहाल हमारे प्रीपोजिशन की क्लास अभी चल रही है, इसको अभी आप इसका पूरी क्लास देख रहे हैं। चलिए, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहां बता रहा था कि प्रीपोजिशन अगर नाउन के पहले आएगा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो लेकिन प्रीपोजिशन प्रोनाउन के पहले भी तो आता है। जैसे एक सवाल आ गया कि ही लिव्स, यहां पे मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं कि ही लिव्स विथ आई, ही लिव्स विथ आई नॉट विथ, यहां पे आ जाए ही ओ। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, सर हम लोग वो ऐसा तो सुने ही नहीं थे, सी लिव्स विथ आई, सर कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। अब आप प्रीपोजिशन देखिएगा, यहां ही का ही लिव्स विथ आई, वह मेरे साथ रहता है, यानी उसका रिलेशन मेरे साथ डेवलप हुआ लेकिन इसके साथ डेवलप नहीं है, क्योंकि इसके साथ तो नहीं रहता है, वह जो है वो मेरे साथ रहता है लेकिन उसके साथ नहीं रहता है। अब यहां पे रिलेशन को बांटा भी गया, रिलेशन को बनाया भी गया है, यानी इसके साथ रिलेशन को बनाया गया है और इसके साथ रिलेशन को तोड़ा गया है। ठीक है ना, यानी यहां पे इसकी पोजीशन और इसकी दो चीजें पता चली, एक तो इसकी पोजीशन पता चली कि ये ही किसके साथ है, और दूसरा इसका प्लेस आइडेंटिफाई हुआ कि ये दूसरा इसका रिलेशन कहां हुआ, यानी ही का किसके साथ रिलेशन है ये भी यहां पे क्लियर हो जा रहा है। तो ही का जो रिलेशन है वो आई के साथ तो है लेकिन ही का रिलेशन सी के साथ नहीं है। दोस्तों इस बात को बिल्कुल दिमाग से सुनिएगा, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल यहां गड़बड़ हो गई कि सर हमने तो सुना है, आप पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो सुन लीजिए आज के बाद से, कि बच्चों प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब अगर ऑब्जेक्टिव केस कहा जाए तो वसी का ऑब्जेक्ट वसी ही होगा, बॉय का ऑब्जेक्ट बॉय ही होगा, गर्ल का ऑब्जेक्ट गर्ल होगा, लेकिन यहीं पे अगर ही का ऑब्जेक्ट कहा जाए तो प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा कि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अगर शी के ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाए तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, आई के ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाए तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो अब आप एक चीज देखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद ये सब्जेक्टिव केस नहीं आता। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर नाउन है
तो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो प्रोनाउन में हम देखेंगे कि जो प्रेपोजिशन होता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन आएगा। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन में क्या होगा कि ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, शी का ऑब्जेक्ट हर होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा। उसी तरह से यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अब यहां पे देखेंगे तो वर्ब के पहले हमेशा क्या आता है, क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं एक बात बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये क्या है, तो आप कहोगे पहली बात तो इसको सही करिए, यहां पे मी करिए। अब देखिए ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें ये मी किसका ऑब्जेक्ट है, तो कतई इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये मी जो है ये लिप्स का यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी नाउन आएगा, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। फिर से सुनिए, प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ये ऐसे लिखा होता कि शी लव्स राम, तो ये लव्स का ऑब्जेक्ट राम है, यानी इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो चूंकि यहां पे प्रेपोजिशन नहीं है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट राम है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ही लिप्स वह रहता है, लिप्स वर्ब है, लेकिन बच्चे इस वर्ब का ये मी ऑब्जेक्ट मत कहिएगा, इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। यानी एक बात बिल्कुल आज के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद भी आता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रेपोजिशन के बाद भी आता है। प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के बाद दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, सॉरी एक को डायरेक्ट वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बाद आता है, ठीक है ना। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद भी तो ऑब्जेक्ट आता है, तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद यहां जो भी प्रोनाउन लिखा होगा उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। आई है तो मी कर दीजिएगा, शी है तो हर कर दीजिएगा, जैसा कि इस विद के बाद इस सी को काट करके यहां पे क्या कर देंगे, हर कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा कोई नहीं कि विद को आप दोबारा यहां लिखते, आप विद को हिडन भी कर सकते थे, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि सी लिव्स विथ मी नॉट हर। तो यहां पे विथ जो है ये कॉमन हो गया, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे 2 into 3 प्लस 2 into 5, तो 2 को कॉमन करके 3 + 5 हम यहां कर सकते हैं, मैथ का यही होता है, आप मैथ जानते होगे, आपको पता होगा। उसी तरह से कोई जरूरी नहीं कि विथ को दो बार लिखा जाए, आप विथ को एक ही बार लिखेंगे तो ये जो विथ यहां आया है और यहां हटा दीजिए यहां से, इसका मतलब हुआ कि यहां विथ क्या है, वो हिडन है, यहां विथ हिडन है। तो ये इस पे भी असर करेगा और ये विथ इस पे भी इसका इंपैक्ट आएगा, इस पे भी इसका प्रभाव आएगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नॉट जो है ये तो हमारा एडवर्ब है, जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन यहां पर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे बता देना चाहता हूं, वो क्या है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता, भाई वर्ब भी तो आता है ना। जैसे लिखा है कि ही इज फॉन्ड ऑफ, अब ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन हो गया, तो ही इज फॉन्ड ऑफ सिगरेट अगर आपने लिखा है इससे तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। सिगरेट एक नाउन है, ठीक है ना बच्चों, सिगरेट क्या है, ये नाउन है। मैं आपको प्रेपोजिशन बिल्कुल डिटेल पढ़ाऊंगा, आप मेरी क्लास में बने रहें, आपको बिल्कुल डिटेल आपको प्रेपोजिशन की क्लास मिलेगी। और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे सर ने, वसी सर ने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा दिया, सही डायरेक्शन में पढ़ाया। सारे क्वेश्चन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 99% क्वेश्चन आप प्रेपोजिशन के कर लेंगे, बस आप मेरी क्लास में इसी तरह से बने रहें। तो ये हमारा ऑफ क्या है, ये प्रेपोजिशन है। अगर ये ऑफ प्रेपोजिशन है तो इस ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ये जो सिगरेट है ये तो नाउन है ना, ठीक है ना। ये सेंटेंस गलत नहीं, ये सही है, इसमें कहीं कोई रॉन्ग नहीं। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, अगर स्मोक अगर है या स्मोकिंग अगर कर दिया, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोक, तो ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोक नहीं बल्कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग क्यों आप कर रहे हो, क्यों वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर रहे हो।
तो आज के बाद याद रखिएगा कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा, फिर से सुने, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो उस वर्ब को हमेशा प्रोग्रेसिव वर्ब में रखिएगा, आईएनजी फॉर्म में रखिएगा, प्रोग्रेसिव वर्ब में रखिएगा। प्रोग्रेसिव वर्ब को ही आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो इसीलिए स्मोक का यहां पे स्मोकी करना पड़ेगा। जैसे लिखा है शी प्रिवेंट्स मी फ्रॉम प्ले। अब आपको कहा जाए कि क्या ये सही है, तो भाई ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। किस बात की गलती होगी? प्ले एक वर्ब है, और अगर एक प्ले एक वर्ब है तो ये वर्ब ठीक है, मानते कि ये वर्ब है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा, लेकिन वो वर्ब कैसा होना चाहिए? वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं है तो उसका प्रोग्रेसिव करिए, उसको आईएनजी फॉर्मेट में करिए, तो ये जो होगा प्ले क्या हो जाएगा? ये प्लेइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये प्लेइंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे दो नाम से बुलाया जाता है। एक तो ये आपका जेरंड हो गया, और दूसरा इसे एक और नाम से बुलाते हैं वर्बल नाउन। ये वर्बल नाउन है, प्लेइंग नाउन भी है लेकिन वर्ब भी है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्बल नाउन। एक नाम में बुलाएंगे तो जेरंड होगा, और दूसरे नाम से अगर इसको बुलाएंगे तो ये कहेंगे वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या होता है? ऐसा वर्ब जो नाउन की जगह पे आता है, या ऐसा वर्ब जो नाउन की तरह काम करता है, ऐसे वर्ब को वर्बल नाउन हम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वर्बल नाउन बुलाते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन और प्रोनाउन नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब भी आता है, लेकिन वो वर्ब किस फॉर्मेट में होना चाहिए? आईएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी आईएनजी फॉर्मेट को प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं, जिसे हम दो नाम से बुलाते हैं। पहला जेरंड है, दूसरा वर्बल नाउन है। क्यों इसे वर्बल नाउन कहा? क्योंकि ये नाउन भी है, क्योंकि ये वर्ब भी है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन हम बुलाते हैं। ठीक है ना? मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे की क्लास में मैं आपको देता हूं कि भाई इतना तो क्लियर हो गया कि प्रेपोजिशन क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है। अच्छा बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रेपोजिशन जो होता है ना वो नाउन और प्रोनाउन के पहले, वर्ब के पहले ही आता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रेपोजिशन जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में भी आता है। चलिए बहरहाल देखिए ध्यान से। अब इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, पूछेगा, आपको लिखना पड़ेगा इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला हो गया सिंपल प्रेपोजिशन। पहला सिंपल प्रेपोजिशन, बहुत सारी किताबों ने, एडवांस तमाम ऐसे ग्रामेरियन ने इसको सिंगल प्रेपोजिशन में नाम दिया है, किसी ने इसको सिंगल प्रेपोजिशन भी कहा है। अब क्यों है इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं कि क्यों इसे सिंगल प्रेपोजिशन भी कहा जाता है। अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है डबल प्रेपोजिशन। अब देखिए डबल प्रेपोजिशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये हो गया डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन देखिए टाइप्स अगर आएगा तो टाइप्स में लिखिएगा कि सिंपल प्रेपोजिशन होता है, डबल प्रेपोजिशन होता है। तीसरा जो हमारा होता है उसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहा गया है। कंपाउंड प्रेपोजिशन कहा गया है। कंपाउंड प्रेपोजिशन कहा गया है। अब ये कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता रहा हूं। चौथा जो हमारा, फोर्थ जो हमारा हो गया, इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपका पांचवा जो है एक डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन होता है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा प्रेपोजिशन है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। राइटिंग नहीं समझ में आ रही है मुझे बता देगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, अच्छे से मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर दूंगा। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हमारा आता है डिसगाइज, DISGUISED, डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन होता है। अब कहोगे सर ये कौन सा प्रेपोजिशन, डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन क्या होता है? तो डिसगाइज्ड का मतलब होता है कि जो बिल्कुल छुपा हुआ होता है, वो लगता नहीं है कि प्रेपोजिशन, लेकिन वो प्रेपोजिशन होता है। जैसे कह दिया जाए कि ही विल कम एट 6 o'clock। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि बताओ डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन क्या है, अरे यार ये कौन सा प्रेपोजिशन,
तरीके डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन नहीं, डोंट बी वरीड एट ऑल। मैं आपके साथ, मैं वसी सर आपको पूरा डिटेल आपको देता हूं, आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी डाउट है तो आप बिल्कुल यहां पे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल गिव यू द डिटेल। तो आप देखिए यहां पे 8 इसलिए प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके पहले 6 आया, तो 6 क्या है, नाउन है। ध्यान से सुनिएगा, 8 यहां पे P फॉर प्रेपोजिशन हो गया, और 6 ये नंबर है तो ये नाउन हो गया। 6 क्या है, नंबर है तो ये नाउन हो गया। और क्लॉक क्या है, ये भी नाउन है। क्लॉक आपको पता है घड़ी की बात करता है, तो ये भी नाउन है। अब बात आ गई कि इसमें ओ क्या है। ये जो ओ के ऊपर जो अपॉस्ट्रोफे लगा ना, ये देखिए अपॉस्ट्रोफे लगा कि साइन अपॉस्ट्रोफे का, तो ये जो ओ है इसी को कहा जाता है डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन। बच्चे फिर से सुने ध्यान से, इसी को कहा जाता है डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन। एक काम करते हैं, मैं इसको यहां से पूरा मिटा के आपको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है कि ही विल टीच मी एट 6 o'clock। तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर आप यहां ध्यान दें तो ये 6 क्या है, ये नाउन है बच्चों, और नाउन के पहले एट क्या है, ये प्रेपोजिशन हो गया। अच्छा बच्चों, क्लॉक क्या है, क्लॉक क्या है दोस्तों, तो ये जो क्लॉक है ये भी नाउन है। तो फिर ओ क्या है, यही सबसे बड़ी बात है कि ओ के ऊपर जो एपोस्ट्रोफे लगा है, तो ओ क्या है, तो इसे कहा जाता है डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ये हमारा डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन है। डिसगाइज्ड की स्पेलिंग होती है DISGUISED, ये डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन होता है। अब आपको डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन समझ में आ गया क्या होता है। डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होता है जो प्रेपोजिशन लगता नहीं है लेकिन इनफैक्ट वो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है ना। जैसे लिखा है कि यहां पे, अच्छा चलिए मैं इसको बता दे रहा हूं, आगे भी मैं आपको डिटेल देता हूं। 6 जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। अब ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होता है, पार्टिसिपल अगर देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब का एनजी फॉर्म वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। बहरहाल हम आपको इसकी डिटेल देते हैं, इसका पूरा। अगर मेरी स्पीड भी फास्ट होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और स्लो हो जाऊंगा और अच्छे तरीके से आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑन प्रेपोजिशन, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आगे मैं आपको बताता हूं, इसके टाइप्स के बारे में पूरा डिस्कशन होता है। चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। टाइप्स में अगर देखा जाए तो सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है, बात आ गई सिंपल प्रेपोजिशन की। सिंपल प्रेपोजिशन, जैसा कि मैंने कहा सिंपल प्रेपोजिशन को आप सिंगल प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता। आप नहीं बल्कि ग्रामेरिया दुनिया की तमाम, मैंने बहुत सारी किताबों को, आई हैव स्टडीड मोर देन 30 to 40 बुक्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑफ ग्रामर। तो जहां तक मुझे पता है कि सिंपल प्रेपोजिशन को सिंगल प्रेपोजिशन भी बुलाया जाता है, ठीक है ना। अब ये सिंगल, आपको मान लिया सिंपल नहीं समझ में आया तो सिंगल से तो समझ में आ जाएगा। सिंगल प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होता है जो किसी दूसरे मतलब किसी अदर प्रेपोजिशन के साथ एसोसिएट नहीं होता। कैसे, जैसे यहां पे लिखा है कि आन है, तो आन का कोई दूसरा सिलेबल नहीं है, ये सिंगल मॉर्फीम है, इसके साथ ना कोई सफिक्स है ना कोई प्रीफिक्स है। अगर इसको बांट देंगे तो 2 लेटर हो जाएगा। अगर बांट के देख लिए ना, ये ओ हो गया, ये एन हो गया, तो ये तो 2 लेटर हो गया ना। इन दोनों लेटरों के मिलने से जो बना आन, तो ये हमारा सिंगल प्रेपोजिशन हो गया। तो ये हमारा सिंगल का मतलब अकेला जब आएगा तो वो सिंगल प्रेपोजिशन हो जाएगा। उसी तरह से ऐड देखेंगे तो ये सिंगल प्रेपोजिशन हो जाएगा। उसी तरह से ओवर देखेंगे तो ये सिंगल प्रेपोजिशन हो जाएगा। अप देखेंगे सिंगल प्रेपोजिशन हो जाएगा। बाई देखेंगे सिंगल प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो सिंगल प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होता है जो 2 अलग अलग लेटर से मिलकर के बना होता है, जिसको अलग करने पे 2 या 2 से अधिक लेटर से मिलकर बना होता है। जैसे ओवर में देखें ओ है, वी है, ई है, आर है, तो ये 2 अलग अलग लेटर, लेकिन अगर इनको ट्विस्ट करेंगे, अगर इनको बाइफरकेट करेंगे, तोड़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब सिर्फ लेटर ही आएगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल प्रेपोजिशन हो गया। तो याद रखें बच्चे,
सिंपल प्रेपोजिशन को ही सिंगल प्रेपोजिशन कहा जाता है। मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके यूसेस कहाँ हैं? बहुत सारे हैं। ऑन है, एट है, बाय है, फ्रॉम है, विथ है, टू है, इन है, बहुत सारे प्रेपोजिशन, ओवर है, अप है, डाउन है, बिलो, बहुत सारे सिंपल प्रेपोजिशन जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे डिटेल देंगे। फिलहाल अभी आप सिंपल प्रेपोजिशन को इतना ही जानिए, आगे की क्लास में मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। दूसरा जो हमारा आ जाता है उसे कहा जाता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। सॉरी, दूसरा जो हमारा आता है बच्चों वो हमारा होता है डबल प्रेपोजिशन। आप आराम से अपने एग्जाम में लिखिएगा कि सिंपल प्रेपोजिशन को सिंगल प्रेपोजिशन। अब यहां से भी देखने से लग रहा होगा कि डबल प्रेपोजिशन का क्या मतलब हुआ। जब दो प्रेपोजिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट प्रेपोजिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट प्रेपोजिशन मेक्स द डबल प्रेपोजिशन। क्या मतलब हुआ कि जब अप को ऑन के साथ मिलेगा तो अपान हो जाएगा तो ये डबल प्रेपोजिशन हो गया। जब विथ के साथ इन आ जाएगा तो ये डबल प्रेपोजिशन हो जाएगा। जब इन के साथ टू आएगा तो ये डबल प्रेपोजिशन हो जाएगा। उसी तरह से अप के बाद टू आएगा तो ये डबल प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो अब आपको यहां पे एक चीज क्लियर हो गया होगा कि डबल प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होता है जो दो अलग अलग प्रेपोजिशनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना? दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डबल प्रेपोजिशन। तीसरे के बारे में अगर हम बात करते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन, कंपाउंड का तो मतलब मिक्स होता है। ध्यान से सुनिए, कंपाउंड प्रेपोजिशन कौन से प्रेपोजिशन होते हैं? जैसे आपने देखा होगा बियॉन्ड है, तो बियॉन्ड को जब ट्विस्ट करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, तोड़ेंगे तो एक प्रेपोजिशन होगा, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। कैसे? जैसे बाई प्लस यॉन्ड। तो बच्चे यॉन्ड मींस सामने होता है। अब आपको पता है कि कोई चीज आमने सामने आगे पीछे होगा ना, तो ये प्लेस को आइडेंटिफाई करेगा। तो जो शब्द प्लेस के बारे में बात करता है उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। तो यॉन्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, लेकिन बाई क्या हो गया? ये प्रेपोजिशन हुआ कि नहीं? ठीक है ना? दूसरा देखिए, जैसे यहां लिखा है इस तरह से, ध्यान से सुनिए, जैसे यहां पे लिखा है कि अंडरनीथ, अंडरनीथ, तो अंडरनीथ में आप देखेंगे दो पार्ट ऐसे करिए, एक अंडर हो जाएगा और एक नीथ हो जाएगा। तो बच्चों नीथ मीन्स नीचे होता है, नीचे। तो नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, ये सब प्लेस हो गए ना। तो अगर ये सारे प्लेस हो जाएंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये अंडर क्या है? ये अंडर हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है ना? ये अंडर क्या है? ये हमारा प्रेपोजिशन है। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होता है जिसमें एक प्रेपोजिशन होता है और दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इसके और भी मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कंपाउंड प्रेपोजिशन में और देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे कई बार परेशान रहते हैं। जैसे एक होता है बिसाइड, एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड्स होता है। आप सुने जरूर होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिसाइड के दो पार्ट करेंगे तो बाई प्लस साइड होगा। तो साइड मींस बगल में, ओहो बगल में। तो अगर ये बगल में हो गया तो साइड प्लेस हुआ कि नहीं हुआ? अगर बगल में हुआ तो प्लेस हो गया, सामने हुआ तो प्लेस हो गया, ऊपर हो गया तो प्लेस हो गया, नीचे हो गया तो प्लेस हो गया, पीछे हो गया तो प्लेस हो गया। तो ये प्लेस किसकी बात करता है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करता है। किसकी बात करेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करेगा। लेकिन बाई क्या हो गया? ये तो प्रेपोजिशन है कि नहीं है? अब आपको पता हो जाना चाहिए कि साइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है और बाई क्या है? प्रेपोजिशन है। तो कंपाउंड, ये हमारा बिसाइड क्या हो गया? ये हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अब आपके मन में आया कि सर ये बताइए बिसाइड्स कौन सा प्रेपोजिशन है? तो बच्चों ठीक है, आप बाई कर दीजिए, लेकिन साइड्स कोई वर्ड नहीं है। साइड्स कोई वर्ड नहीं है। तो जब साइड्स कोई वर्ड ही नहीं है तो बिसाइड्स कौन सा प्रेपोजिशन हुआ? तो बच्चों याद रखिए, आपको लगता होगा कि ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है या डबल प्रेपोजिशन है, कतई नहीं। ये हमारा सिंपल प्रेपोजिशन के लिस्ट में आता है। बिसाइड को हमेशा, बिसाइड्स को हमेशा सिंपल प्रेपोजिशन के लिस्ट में रखा जाता है। मैं आगे आपकी क्लास में बताऊंगा कि बिसाइड का मतलब बगल में होता है, यानी बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू। जैसे आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई बैठा है, आपके बगल में कोई बैठा है, तो यहां जो बैठा है उसकी प्लेस हो रही है, यहां जो बता रहा है वो प्लेस, यानी बिसाइड प्लेस की बात करता है, जिसको नेक्स्ट टू कहा जाता है, नेक्स्ट टू कहा जाता है। ठीक है ना? ये दो डायरेक्शन अगर यहां आ गया
तो इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है और यहां प्रेपोजिशन भी है, तो ये कौन सा प्रेपोजिशन हो गया, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन हो गया। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ साथ, यानी एक काम के साथ एक और काम। जैसे आप मैथ्स के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो यू टीच मैथ्स बिसाइड्स इंग्लिश, यानी दूसरा और है कि वह मुझे मोटिवेशन के अलावा मेरी हेल्प भी करता है, तो ही बिसाइड्स हेल्पिंग मी ही आल्सो मोटिवेट्स मी, ठीक है ना। तो वहां पे हमारा बिसाइड्स यूज करेंगे। तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के साथ साथ, इसके साथ एक और काम आएगा। मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, आपको इसकी पूरी डिटेल क्लास में मिलेगी। मैं आपको इसका पूरा डिटेल आपको अगले लेक्चर में दूंगा। नेक्स्ट देख लिए, पहले हम इसके काइंड्स देख लेते हैं। फोर्थ जो हमारा आ गया वो कौन सा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओहो, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा देखिए, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, उसी को फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज का सीधे माने होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब उस कलेक्शन में प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, उसी को फ्रेज कहा जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है ना। जैसे एक सवाल लिखा है यहां पे कि ही वेंट देयर विथ अ व्यू टू मीटिंग हिज फ्रेंड्स। अब इसमें कहा जाए कि बताइए कौन सा प्रेपोजिशन है, तो बच्चों याद रखिए यहां से लेके यहां तक ये प्रेपोजिशन है। अब ये क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया भाई। सब्जेक्ट ये है, वेंट क्या है, ये वर्ब है। अब इसके बाद देयर क्या, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो फिर बाकी बात ये विथ अ व्यू टू क्या हो गया, तो विथ अ व्यू टू एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें प्रेपोजिशन भी है, जिसमें आर्टिकल भी है, जिसमें नाउन भी है, जिसमें प्रेपोजिशन भी है। तो ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विथ एटलीस्ट वन और मोर देन वन प्रेपोजिशन। फिर से सुने, preposition is a group, prepositional phrase is a group of word, prepositional phrase is a group of words in which at least one or more than one preposition is certain, यानी एक या एक से ज्यादा प्रेपोजिशन वहां हो सकता है, मैंडेटरी है। इसीलिए देखिए यहां पे दो प्रेपोजिशन है, एक विद प्रेपोजिशन और एक टू प्रेपोजिशन। अच्छा देखिए, आपको एक बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी, आपने कहा होगा सर टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहां आईएनजी फॉर्म क्यों लगा रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि टू क्या है, ये इन्फिनिटिव नहीं है। मैं बहुत डिटेल आपको नहीं ले जाना चाहता, वरना डिटेल में तो बहुत गहराई है। अगर आप मुझे चेक करेंगे तो बहुत कुछ आपको ग्रामर में बता दूंगा, बहुत डिटेल होगी, क्योंकि पिछले 20-22 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, पूरी डिटेल मेरे पास है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत कुछ मैं आपको बता दूंगा। बच्चे ये हमारा इन्फिनिटिव नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। अगर आपने इसको प्रेपोजिशन माना, अगर आपने इसको प्रेपोजिशन माना, तो आपने पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आता है वो किस में आता है, आईएनजी फॉर्म में आता है। तो अगर आप यहां पे सिर्फ मीट लिखते तो रॉन्ग होता कि नहीं बताइए, अगर आप यहां मीट लिखते तो गलत होता कि नहीं होता। तो इस मीट का क्या करना पड़ेगा, आपको मीटिंग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आता है, अरे भाई वो तो आईएनजी फॉर्म में आता है, क्योंकि ये जेरंड हो जाएगा, क्योंकि ये वर्बल नाउन हो जाएगा, ये बात अलग है। लेकिन फिलहाल विथ अ व्यू टू क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आ गया यहां पे कि यहां पे नेक्स्ट आपका आ गया कि जैसे ही टॉट मी मैथ्स इन ल्यू, इन LIEU है, याद रखिए LIEU, इन ल्यू ऑफ मैथ्स, इन ल्यू ऑफ, सॉरी इन ल्यू ऑफ इंग्लिश कर दो, मैथ्स को लिखा है ऑलरेडी ना, यहां पे इंग्लिश कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश भी नाउन है, मैथ्स भी नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, मैथ्स क्या ये भी नाउन है। अच्छा अब देखिए इसमें प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन ल्यू ऑफ क्या हो गया, ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया। आपको मैं बता दूं, इन ल्यू
ऑफ का मतलब होता है एट द प्लेस ऑफ, जिसके एक और वर्ड में कहा जाता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। इसका हिंदी हुआ कि उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया किसकी जगह पे, इंग्लिश की जगह पे। यानी इंग्लिश नहीं पढ़ाया, किसको पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया। तो इन लिeu ऑफ क्या है, तो इन लिeu ऑफ बताओ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं बच्चों, दोस्तों ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है तो मैंने अभी बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा प्रेपोजिशन हो सकता है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्रेपोजिशन हो सकता है, और दूसरा अदर पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो यहां देखिए कि इन भी प्रेपोजिशन, आप भी प्रेपोजिशन है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स द प्रेपोजिशन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच देयर इज अ प्रेपोजिशन, either one preposition or more than one preposition, that will make the prepositional phrase। तो बहुत सारे हैं, with a view to है, look forward to है, उसी तरह से instead of है, in spite of है, in lieu of है, in front of है, बहुत सारे preposition है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो हमारा prepositional phrase है। इन सबकी यूसेज I will give you in detail, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया हमारा prepositional phrase। अच्छा, उसके बाद हमारा आ गया क्या, हमने बताया डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन, डिसगाइज्ड का क्या मतलब होता है, नॉट ऑब्वियस, वो छुपा हुआ। डिसगाइज्ड का मतलब हिडन होता है, जो छुपा हुआ उसको डिसगाइज्ड कहा जाता है। अब जैसे अभी हमने कहा ना कि जैसे लिखा है कि ही वेंट टू स्टेशन at 6 o'clock। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें कितने प्रेपोजिशन है, तो ये सिंपल प्रेपोजिशन है, ये सिंपल प्रेपोजिशन हो गया। ये तो देखने से लग रहा है कि ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये नाउन के पहले, स्टेशन के पहले आया। दूसरा 6 क्या है, ये नंबर है, ये भी नाउन है, और नाउन के पहले अगर एट आया तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा प्रेपोजिशन है, जो सिंपल प्रेपोजिशन हो गया। और क्लॉक क्या है, ये भी नाउन है, और अगर ये नाउन है तो अब इसके पहले जो वर्ड आया वो क्या है, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, तारीफ और बुराई तो कर नहीं रहा है। तो ऐसे हालात में ओ जो हो गया ना, ओ के ऊपर जो एपोस्ट्रोफे लगा है, इसी को कहा जाता है बच्चों, इसी को कहा जाता है डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन। अरे यार ऐसा हो गया, डिसगाइज प्रेपोजिशन, डिसगाइज में छुपा हुआ, ठीक है ना, मतलब ये छुपा रुस्तम था, याद रखिएगा। ओ क्या हो गया, ये डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन समझ में आ गया। जैसे लिखा है कि ही सोल्ड द, यहां पे आ जाए ही सोल्ड द बुक्स, अब यहां पे फॉर 20। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको एकदम से क्लियर समझ में आ जाए कि डिसगाइज प्रेपोजिशन का एक और प्रेपोजिशन होता है। जैसे लिखा है यहां पे कि ही सोल्ड द बुक्स, अब यहां आ जाए फॉर 20 रुपीज, फॉर 20 रुपीज। अब यहां पे बुक्स ना करो ना, एक काम करते हैं, मैं इसको फिर से मिटा देता हूं, आप परेशान ना होंगे। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे बजगा भी ना सुनेंगे, लग रहा है सर बजे, बज नहीं गया, बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे लिखा है आई परचेज्ड, ऐसे कर दो, आई परचेज्ड, अब यहां आ जाए वेजिटेबल्स, आई परचेज वेजिटेबल्स फॉर 20 रुपीज अ केजी। अब आपसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार ये ए क्या है, तो यहां आर्टिकल बोल देते हैं, ना ना दिस इज रॉन्ग, ये केजी क्या है, ये नाउन है, तो ये ए क्या है, अरे भाई ये डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा। अब कहोगे अरे गुरुजी ये का उल्टा पुल्टा बता रहे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं बता रहा हूं, ये अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं। इसको आर्टिकल ना कहेंगे आप, इसको ए को जो बोलेंगे ना, अच्छा पर केजी भी इंग्लिश में नहीं बोला जाता है, पर कोई वर्ड नहीं है, पर की जगह पे जो ए बोलते हैं ना, इसी ए को डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो कौन कौन से प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे ओ करके ऐसे आएगा तो ये भी डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन होगा, और किसी मात्रा के साथ, जैसे मान लिया अ केजी हो गया, अ मीटर हो गया, अ सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी हमारा डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन में हो जाता है।
मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, ये बातें सर आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हमारा आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, सॉरी इसके बाद हमारा आता है आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। भाई देखिए आपको बहुत ज्यादा तो डिटेल हमको पढ़ा नहीं सकते, जो आपका सिलेबस है वही पढ़ाएंगे, और हम आपको पार्टिसिपल पढ़ाते हैं तो पूरा डिटेल बता देते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन पार्टिसिपल को दो वर्ड से ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ऐसा वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होगा, जो आईएनजी फॉर्म में होगा वो भी पार्टिसिपल होगा, ऐसा वर्ब जो थर्ड फॉर्म में होगा वो भी पार्टिसिपल ही होगा। जैसे एक सवाल आ गया डिस्गाइजिंग, ऐसे यहां पे आ गया, ऐसे करेंगे, यहां पे कर दिया, मान लिया कि यहां पे आ गया कंसीडरिंग, कंसीडरिंग द इश्यू, मुद्दे पर विचार करने के बाद ही अनाउंस्ड हिज डिसीजन, उसने अपने फैसले को अनाउंस किया। तो बच्चों कंसीडर, अब कह दिया जाए कि द इश्यू क्या है, तो द आर्टिकल है और इश्यू क्या है, नाउन है। अब आपको पता है कि कंसीडरिंग क्या है, तो कंसीडरिंग आपका एडजेक्टिव नहीं बच्चे, हाँ एडजेक्टिव भी, अगर पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव है, लेकिन इसे कौन सा प्रेपोजिशन कहा जाएगा, ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन हो जाएगा। इसको अगर देखा जाए इनफैक्ट ये पार्टिसिपल भी है, ये एडजेक्टिव भी है और ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन भी है। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होता है जो आईएनजी फॉर्म में भी होता है और थर्ड फॉर्म में भी होता है। जैसे अगर ये कंसीडर्ड अगर हो जाता तो वो भी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होता, और अगर ये कंसीडरिंग है तब भी ये पार्टिसिपल हो जाता, आपको पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होता। आपको इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सिंपल प्रेपोजिशन होता है, कंपाउंड प्रेपोजिशन होता है, डबल प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद अगर दो पहचानने के तरीके हैं तो डिस्गाइज प्रेपोजिशन ओ या ए से पहचानेंगे, बाकी पार्टिसिपल जो प्रेपोजिशन है वो एनजी फॉर्म से या वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहचानेंगे जो नाउन के पहले आएंगे, ठीक है ना। तो दैट विल बी द पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो बच्चों आज वसी सर ने आप क्या पढ़ा है आपको पूरे लेक्चर में, कल इसका पूरा डिटेल यूसेज बताएंगे, प्रेपोजिशन के कहां कहां क्या यूसेज होते हैं ये डिटेल हम आपको देंगे। लेकिन हमने आज क्या सीखा कि प्रेपोजिशन क्या होता है, कहां आता है, किसके पहले आता है, कितने काइंड्स होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, ये पूरा मैंने आपको प्रेपोजिशन बता दिया। अब इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेपोजिशन को अप्लाई कहां करते हैं। तो आप बी रेगुलर, कीप वॉचिंग माय वीडियो, आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन, सॉरी द अप्लाई, हाउ टू अप्लाई द प्रेपोजिशन, सिंपल, कंपाउंड, डबल, आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, सब पे मैं चर्चा हमने अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सो थैंक यू। सर